हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा बदलाव जो हमें अच्छा ना लगे, है ना, या तो वो फिजिकल बदलाव हो या वो केमिकल बदलाव हो या वो कोई बायोलॉजिकल बदलाव हो, दैट इज पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन सिर्फ पानी को ही गंदा नहीं कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, यानी कि पानी में रहने वाली मछलियां, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स भी डैमेज होते हैं। Hello again and welcome back to ICSC वाला। My name is Upasana and I am your biology mentor। हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे क्लास 10th के बायो की माइंड मैप सीरीज, और नॉट जस्ट बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स की माइंड मैप सीरीज आपको मिल रही होगी। एंड आज हम जो चैप्टर करने वाले दैट इज पॉल्यूशन। दो ये आपका लास्ट चैप्टर है, बट मुझे लगा इसका माइंड मैप मैं आपको पहले दे देती हूँ, जो कि बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, बट छोटा है, इसको ऐसे मत समझना कि इसके में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन पॉल्यूशन से भी आपके स्पेसिफिक पेपर में क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो इसका माइंड मैप आज हम करेंगे, और जो आपके चैप्टर्स रह गए हैं बेटा उसका भी माइंड मैप आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट पॉल्यूशन का माइंड मैप। तो अगर मैं आपको एक चार्ट दूं इस पॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ने हैं कि कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं एंड उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कौन कौन से पॉल्यूशन है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देयर इज एयर पॉल्यूशन, देयर इज वाटर पॉल्यूशन, देयर इज नॉइज पॉल्यूशन, देयर इज सॉइल पॉल्यूशन, राइट। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले तो पॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा बदलाव जो हमें अच्छा ना लगे, है ना, या तो वो फिजिकल बदलाव हो या वो केमिकल बदलाव हो या वो कोई बायोलॉजिकल बदलाव हो, दैट इज पॉल्यूशन। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट व्हिच कैन कॉज which changes the environment physically, chemically और biologically, that is pollution। अभी ये देखो, एनी अनवांटेड और अनडिजायरेबल मटेरियल जो हमारे एनवायरनमेंट में आ गया और जो बहुत हार्मफुल है। फिर यहाँ पर दो वेस्ट को भी हम कैटेगराइज करेंगे बेटा, वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि अच्छे से सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट किचन का वेस्ट, जो किचन से कचरा बाहर आता है, जैसे हम जो वेजिटेबल्स के पील्स निकालते हैं, फ्रूट्स के पील्स निकालते हैं, टी लीव्स होती हैं यूज, वो सारा का सारा एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। पेपर भी यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो विद टाइम सॉइल के साथ डिकम्पोज ना हो, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, कांच, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि चेंज भी आया है, अब आपको प्लास्टिक के स्ट्रॉज देखने को नहीं मिलते, हर जगह उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया पेपर के स्ट्रॉज से, क्योंकि पेपर एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक बहुत बड़ा कारण बनता है पॉल्यूशन का। ई वेस्ट भी यहाँ तक कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हम इसको अगर बर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, और अगर हम इसको सॉइल में डालेंगे तो भी सॉइल पॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये मिट्टी में तो मिलेंगे नहीं, एज इट इज़ रहेंगे। पानी में डालेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा। अब सबसे पहले हमको बात करनी है एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन दो चीजों से होता है बेटा, या तो गैसियस मैटर से या फिर पार्टिकुलेट मैटर से। या तो जहरीली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि SO2, जैसे कि NO2, दीज आर द हार्मफुल गैसेस बेटा। ठीक है, आई शुड राइट इट फॉर यू, यहाँ नहीं, यहाँ। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, वन इज नेचुरल एंड वन इज मैन मेड। नेचुरल देखो, नेचुरल एयर पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है, अगर फॉरेस्ट में आग लग गई, फॉरेस्ट फायर्स, या फिर जब बेटा बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ती है तो मिट्टी में भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, है ना, सो डस्ट स्टॉर्म, या फिर वॉल्केनो इरप्शन, जो कि कुछ ही एरियाज में होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली अब अर्थ में नहीं होता है ना। सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन जो फिर भी हम झेल जाते। बट जो ये मैन मेड एयर पॉल्यूशन है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में डैमेज कर रहे हैं एयर को। हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली अब बेटा 4th लार्जेस्ट एरिया में आता है, बिगेस्ट सिटीज में आता है, जो कि पॉल्यूशन के नाम पर सबसे ऊपर है ना, 4th नंबर पे रैंक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो इट इज कंसर्निंग फॉर अस डेफिनेटली। चलो, मैन मेड सोर्सेज में क्या है, मैन मेड कॉजेज क्या है बेटा, बर्निंग गार्बेज,
गार्बेज को जलाया जाता है, बहुत सारा गार्बेज जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको बर्न किया जाता है क्योंकि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बेटा इंडस्ट्रीज, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की जो चिमनीज होती है उसमें से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जिसमें से पॉइजनस गैसेज इरप्ट होती हैं। पॉइजनस गैसेज बार बार इस चैप्टर के अंदर आएंगी, उसको याद कर लो। SO2 इज वेरी पॉइजनस गैस। देन देर इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा हमारे लिए भी बहुत खतरनाक है और एयर में तो है ही, ऑब्वियसली जहरीली गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। इसके अलावा CO2 भी अगर ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस है, तो ज्यादा अमाउंट में CO2 ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्री से ये गैसेस निकल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं। उसके बाद आपने सुना है ईंट की भट्टी, जहां पर ईंट बेसिकली बनाई जाती है ना, उसको हम किल्स बोलते हैं, किल्स। तो बर्निंग किल्स ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन। वहां पर एक तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वहां से बहुत गंदी गैस निकल रही है, और साथ ही साथ ना एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिसको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, SPM, यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये इतने छोटे साइज के मैटर है, इतने छोटे साइज के सब्सटेंसेस हैं बेटा, जो कि जिनका साइज 0.2 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, कुछ ऐसा इसका रेंज होता है। तो दीज आर वेरी वेरी स्मॉलर इन साइज। अब दिक्कत क्या है कि ये हमारी एयर ड्रॉप्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं और हमारी एयर में ही रह जाते हैं। ये सरफेस पर सेटल हो जाएंगे, है ना, धीरे 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 सेटल हो जाएंगे, हमारे एयर में ही रह जाते हैं। कोई भी तरीका नहीं है इसको क्लीन करने का। बड़े साइज के पार्टिकुलेट मैटर तो क्लीन हो जाते हैं, बट जो बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकुलेट मैटर है उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सो बर्निंग गार्बेज, इंडस्ट्रीज बेटा, और इससे बड़ा तो ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां हैं और उनसे जो धुआं निकलता है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्योंकि बेटा ऑटोमोबाइल्स में देखो क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है दैट इज डेंजरस। बेसिकली अगर कार्बन अच्छी तरीके से या हाइड्रोकार्बन अच्छी तरीके से बर्न हो रहे हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं जिसको हम संभाल सकते हैं, बट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बहुत ही जहरीले पदार्थ रिलीज करते हैं, अगेन लाइक SO2 गैसेस, लाइक CO गैस। तो दीज आर द टॉक्सिक गैसेस जो एयर में आ गई हैं। और कुछ पर्टिकुलेट मैटर ऑल्सो, जब टायर घिसते हैं, रबर टायर्स, टायर किसके बने हैं, रबर से बने हुए हैं। जब स्पीड में गाड़ी चलती है तो बेटा टायर घिसते हैं, जिसकी वजह से हवा में अगेन SPM आता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो पूरा चैप्टर आपका हार्मफुल गैसेस और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन। अब आप ये अपनी नोटबुक में जरूर बना सकते हो कि मैन मेड जो एयर पॉल्यूशन है वो या तो व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, जिसमें से 3 जहरीली गैसेस निकलती है, CO2, SO2 एंड CO। इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी यही गैसेस निकल रही हैं, बर्निंग गार्बेज में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, और यहाँ ईंट की भट्टी, यहाँ पर SPM निकलता है विच इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इतना छोटा छोटा चूरा होता है बेटा जो कि एयर में ही रह जाता है। नाउ व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एक बार कंट्रोल की भी बात कर ले, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की यहां बात करते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, वी हैव डिफरेंट मेथड जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इसका नाम दिया हुआ है बुक के अंदर, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, बट ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ वायर्स होती है जो कि बहुत हाई वोल्टेज में करंट कैरी करती है, तो हम पॉल्यूटेड गैस को इस वायर के आसपास पास कराते हैं कि जो हमारी एयर है वो इस वायर के अराउंड मूव करना शुरू करते हैं। तो अब होगा क्या, जो SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, बेटा इस वायर के आसपास जाने की वजह से वो चार्ज कैरी कर लेती है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। तो हमने क्या किया, उस जहरीली हवा को वायर्स के आसपास फ्लो कराया, जिसकी वजह से हमारे मैटर जो SPM है, गंदा मैटर है, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब फिर इसको हम पास कराते हैं ग्राउंडेड प्लेट से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये SPM अब हवा में ना रह करके हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया। यही बहुत बड़ा चैलेंज था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज होता है। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बट आपको क्लियर हुआ। फिर उसके बाद बेटा
देयर आर स्क्रबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं पॉल्यूशन को। देन कैटालिटिक कन्वर्टर्स, ये देखेंगे हम क्या होता है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में लगाया जाता है। बेसिकली गाड़ियों में दिक्कत क्या आ रही है कि पेट्रोल और डीजल से बर्न होकर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। अब वो हार्मफुल गैसेस अनबर्न्ड ही रह गई, वो एनवायरमेंट में CO2 SO2 एज इट इज भेज रही हैं। वी डू नॉट वांट कि SO2 एनवायरमेंट में जाए, वी डू नॉट वांट कि CO एनवायरमेंट में जाए, ठीक है, SO2 एनवायरमेंट में जाए, हम ये नहीं चाहते। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एनवायरमेंट में जाए, हम ये नहीं चाहते। तो कैटालिटिक कन्वर्टर अगर हम गाड़ी में लगा देंगे तो बेटा वो इन गैसेस को कन्वर्ट कर देता है CO2 में, ठीक है, या फिर H2SO4 में, ठीक है। तो ये प्लैटिनम पैलेडियम से बने हुए कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं। बट अगर हम ये अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो हमारा लेड वाला पेट्रोल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स डैमेज हो जाते हैं, महंगे लगते हैं, इसलिए अक्सर लोग लगवाते नहीं हैं अपनी गाड़ी में। बट हाँ, दिस इज वन सॉल्यूशन की जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, अगर उसको हम CO2 में कन्वर्ट कर दें या फिर अगर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ निकले तो भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सो दीज आर द कैटालिटिक कन्वर्टर्स। नाउ इफ वी जंप टू वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन सिर्फ पानी को ही गंदा नहीं कर रहा है, एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, यानी कि पानी में रहने वाली मछलियां, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स भी डैमेज होते हैं। अब इसके सोर्सेज क्या है? सीवेज, गटर का पानी। बेटा जो सीवेज होता है वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है। सो डायरेक्ट डंपिंग ऑफ सीवेज इज द मेन सोर्स, डायरेक्ट डंपिंग ऑफ सीवेज इनटू वाटर बॉडीज, ठीक है। फिर है दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इससे भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में हैज टॉक्सिक केमिकल्स। अब वो केमिकल्स भी एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर सकते हैं। या फिर ऑयल स्पिल्स, क्या होता है? एक्सीडेंटली स्पिलिंग ऑफ ऑयल टैंक्स, स्पिलिंग ऑफ ऑयल टैंक्स इन ओशंस। बेटा अगर किसी ओशन में होता क्या है कि हम पेट्रोलियम वगैरह जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पाइप्स लगे हुए हैं बेसिकली ओशंस के नीचे, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जब तेल जाते हैं तो ओशंस के नीचे बहुत सारे पाइप्स लगे होते हैं ऑयल्स के। तो अगर वो ऑयल गलती से स्पिल हो गया तो पूरे ओशन में पानी में ऑयल फैल जाता है, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। ये केसेस हुए हैं बेटा, इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है? इंडस्ट्रीज अपना टॉक्सिक केमिकल्स, डाइज, है ना, और कुछ हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं उसके अंदर, है ना, टॉक्सिक वाटर हो सकता है, एसिडिक वाटर हो सकता है, वो डायरेक्टली पानी में डंप कर देते हैं। आसपास रिवर दिखी, लेक दिखा, उसमें डंप कर दिया, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी, वो आसपास के लोग यूज नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब सीवेज की डंपिंग से एक और प्रॉब्लम होती है, सीवेज के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से एक वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सीवेज अगर ऐड कर दिया तो बैक्टीरिया को तो खाना मिल जाएगा, एक तरीके से बैक्टीरिया को फूड मिल जाएगा, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है पानी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से मोस्टली ऑक्सीजन यूज अप हो जाती है, मोस्ट ऑक्सीजन used up by these bacterias, used up by these bacterias। अब इससे क्या होगा? जो पानी के अंदर मछलियां हैं या जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो बेचारे ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे, है ना, डैमेजेस एक्वेटिक लाइफ, इसकी वजह से डैमेज होता है एक्वेटिक लाइफ को। इसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब आ जाओ थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, ये भी थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा किया जा रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। तो वहां पर जो मशीन होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उनको कूल डाउन करने के लिए पानी डाला जाता है उनके ऊपर, और वो कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर। नाउ दिस 8 to 10 डिग्री सेल्सियस मोर टेम्परेचर, है ना, डैमेज करता है पानी की क्वालिटी को, अगेन किल्स एक्वेटिक लाइफ,
एक्वेटिक लाइफ, किल कर देता है एक्वेटिक लाइफ को, क्योंकि पानी अब गरम गरम है बेटा उसके अंदर, जिसकी वजह से मछलियां मर जाएंगी। वाटर पॉल्यूशन डन। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल ही है ना बीच में, हाँ बेटा सॉइल पॉल्यूशन है। नाउ सॉइल पॉल्यूशन के भी काफी सारे रीजंस हैं। इंडस्ट्रियल रीजन है कि भाई इंडस्ट्रीज ने अपना वेस्ट जो है वो सारा सॉइल में डंप कर दिया, तो इंडस्ट्री से तो वही केमिकल्स निकल रहे हैं। उसके बाद जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, जितना ज्यादा लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, उतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हार्मफुल तो है ना कुछ लेवल तक, इसके कंपैरिजन में कम हार्मफुल है, बट वो भी हार्मफुल होता है। अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। कमर्शियलाइज जितना हम कर रहे हैं, जितना हम बहुत सारी कंपनी सेटअप हो रही हैं, तो जितनी ज्यादा कंपनीज उतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आ जाओ बायोमेडिकल वेस्ट में। बायोमेडिकल वेस्ट में जैसे कि बेटा हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, क्या होता है हॉस्पिटल का वेस्ट? सुई जो हमें लगती है, सिरिंज, ठीक है, या फिर जो पट्टी होती है ना, जिसको हम बैंडेड बोलते हैं, तो बैंडेड्स है ना, या फिर और भी बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन और बहुत सारी मशीनरी वगैरह होती है जो कि खराब हो जाती है। कहीं ना कहीं कमर्शियल लेवल पे ई वेस्ट आ जाता है, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बेटा, पुराने फोन, पुराना लैपटॉप, पुराना कंप्यूटर, है ना। सो दीज आर द वेस्ट जो कि सॉइल पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। अब आ जाओ पेस्टिसाइड्स क्या होता है। पेस्टिसाइड का एक एग्जाम्पल होता है DDT। खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स फार्मर्स यूज करते हैं ताकि खेत में कीड़े ना लगे, बहुत सारे पेस्ट जो है उनका अटैक ना हो। उनमें से एक पेस्टिसाइड का नाम है DDT। ठीक है, अब होता क्या है, जो पेस्टिसाइड्स है वो बारिश आने पर खेतों से वॉश ऑफ होकर आसपास की वाटर बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इतना फायदा खेतों में नहीं हुआ जितना नुकसान हो जाता है बेटा वाटर बॉडीज के अंदर। सो DDT या पेस्टिसाइड्स वॉश अवे इनटू लोकल वाटर बॉडीज, आसपास की जो वाटर बॉडीज है वहां पर वॉश अवे हो जाता है। तो अब वो पानी सॉइल पॉल्यूशन वाले जो केमिकल्स हैं वो वाटर में ऐड हो गए हैं, तो अब ये वाटर पॉल्यूशन से लिंक हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पे, विच इज, यहाँ एक लाइन खींच रही हूं मैं क्योंकि यहाँ पर हम न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। आपको काफी बार बोला जाता है कि यार फोन से दूर रहो, फोन साथ में लेकर नहीं सोना चाहिए, है ना। या फिर आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, केमिस्ट्री में बहुत हार्मफुल होते हैं, आप हाथ में नहीं पकड़ सकते हो यूरेनियम को, है ना, उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं, और वो रेडिएशंस हमारे सेल के अंदर तक जाके, न्यूक्लियस के अंदर तक जाके DNA के सीक्वेंस को चेंज कर सकती है और बहुत भयंकर बीमारी कर सकती है, राइट। सो रेडिएशंस आर द हार्मफुल केमिकल्स एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। पहला तो ये दिक्कत है कि न्यूक्लियर पावर से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, है ना, रेडिएशंस एमिटेड। ऑल्सो अगर आपने कभी एक्सरे वगैरह कराया हो, वो भी एक तरीके की रेडिएशंस है, तो फ्रीक्वेंटली एक्सरे नहीं कराया जाता, प्रेग्नेंट वुमेन एक्सरे नहीं कराती हैं, अवॉइड कराया जाता है, क्योंकि वो रेडिएशंस बच्चे को और बेबी को, बच्चे और बेबी तो सेम हो गया, बेबी को और मदर को हार्म कर सकती है। फिर आ जाओ बेटा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये है तबाही। जब जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है, इतनी हार्मफुल रेडिएशंस निकली हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करके गई हैं, और वो रेडिएशंस हमारे एनवायरमेंट में रह जाती हैं बेटा। वो रेडिएशंस मॉलिक्यूल्स के अंदर सिमट कर रह जाती हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ याद करने हैं, एक तो चेर्नोबिल यूक्रेन का जो अटैक था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाला, वो आपको याद रखना है, और बेटा एक जापान का जो अटैक था, न्यूक्लियर प्लांट एक्सप्लोड हो गया था, क्या नाम है इसका, देखो, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट। तो यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ था, दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, राइट। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एक बार देख लेती हूँ मैं, आपकी बुक में और तो कुछ नहीं दिया हुआ है इसके अलावा। हाँ बेटा 11th मार्च को ये डेट्स नहीं आएंगी, बट हाँ दिस हैपेंड इन जापान, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे। अब जो लोग मर गए वो तो डायरेक्ट रेडिएशन से मर गए, बट उसके बाद भी जो लोग बच गए उनके अंदर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स देखी गई, कैंसर, है ना, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, हेमोरेजिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स तक लोगों के अंदर देखी गई थी। और बेटा जेनेटिक डिफेक्ट्स देखे गए थे लोगों के अंदर, जेनेटिक डिफेक्ट्स, जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी, DNA ही चेंज हो जाएगा बेटा, जेनेटिक डिफेक्ट्स।
तो रेडिएशंस की वजह से ये हार्मफुल बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद 2 और केसेस देखे गए थे। आयोडीन 131 भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है और कोबाल्ट 60 भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि ई वेस्ट में होता है, बैटरीज वगैरह में मिल सकता है। तो कोबाल्ट 60 तो अपना मायापुरी दिल्ली का केस है जिसमें कबाड़ी वाले जो होते हैं जो वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, वहां पर बेटा कोबाल्ट 60 वाला वेस्ट लोगों के घरों में पहुंच रहा था और एक पर्सन की तो पॉकेट में ये कोबाल्ट 60 रह गया और वो वहां पर बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से उस पर्सन को बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी। इसके अलावा आयोडीन 131 बेटा ये भी कैंसर कॉज कर सकता है, थायराइड कैंसर कॉज कर सकता है। चलो ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं बेटा, ये सी में या फिर वाटर एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज कर सकता है, एक्वेटिक लाइफ को भी डैमेज कर सकता है। तो ये रेडिएशन सिर्फ एयर में नहीं हर जगह हार्म क्रिएट कर सकती है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी और हर तरीके के एनिमल्स को भी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेडिएशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट और दिस इज सॉइल पॉल्यूशन। उसके बाद आ जाएंगे हम, ये देखो रेडिएशन, द चीफ रेडिएशन पॉल्यूटेंट वाज आयोडीन 131 व्हिच कॉजेस थायराइड कैंसर। और उसके बाद जो रेडियो एक्टिव वेस्ट कोबाल्ट 60 है वो रिसर्च सेंटर से किसी तरीके से कबाड़ी वालों के पास पहुंच गया और फिर वो लोगों तक पहुंचने लग गया, लोगों के घरों तक पहुंचने लग गया। ठीक है, एंड दीज वर द 2 मेन एक्सप्लोजन्स, एक्सरे हो गया, जेनेटिक वेरिएशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट। कवर कर लिया हमने सब। अब आ जाओ बेटा, लास्ट इज योर नॉइज पॉल्यूशन। अगर बहुत जोर से तुम्हारी मम्मी चिल्ला रही है तो भी तुम्हें ऐसे होता है कि मम्मी बस करो यार, इतना मत चिल्लाओ, या फिर मम्मी से तुम बहुत बार डांट खाते होगे, खेलते कूदते अगर शोर आता होगा तो तुम्हें बड़ी डांट पड़ती होगी, क्योंकि एक्चुअली ज्यादा नॉइज बेटा हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। ज्यादा नॉइज की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा, एक तो कम्युनिकेशन में गैप, मतलब कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करती है, स्लीप नहीं आती, ज्यादा तेज आवाज हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर सकती है, या फिर हम बहरे तक हो सकते हैं, डेफनेस तक आ सकती है अगर आवाज बहुत ज्यादा है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, देन रिस्ट्रिक्शन, इसका तरीका क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तरीका ये है, जैसे आपने देखा भी होगा कि अब पार्टीज वगैरह होती है तो 10 बजे के बाद 12 बजे के बाद म्यूजिक नहीं बजता है बेटा, पुलिस वालों को रिश्वत देते हैं लोग, है ना, ऐसे भी होता है। सो रिस्ट्रिक्शन हो गया, ये अभी लेटेस्ट लॉज में आया है कि भाई ज्यादा तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन हो गया लाउड नॉइजेस के ऊपर। ट्रीज अगर हम प्लांट करेंगे तो उससे एब्जॉर्प्शन होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइज, ज्यादा पेड़ लगा दो तो वो बेसिकली नॉइज की वाइब्रेशंस को रोक सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइब्रेशंस। ठीक है, तो पेड़ लगा लो, लाउड स्पीकर यूज ना करो, हॉर्न्स कम बजाओ, और पब्लिक एरियाज में तो बिल्कुल, रेजिडेंशियल एरियाज में तो बिल्कुल बैन ही कर दो बेटा हॉर्न्स वगैरह को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी तुम लिख लोगे। अब आ जाओ मेन हार्मफुल इफेक्ट जो नेचर में क्रिएट हुए पॉल्यूशन की वजह से। पहला है एसिड रेन। क्या होता है एसिड रेन? अब क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही जहरीली गैसेस हैं जैसे कि CO2, SO2, NO2, CO, तो जब भी बारिश आती है तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाती है। अब क्योंकि एयर में जहरीली गैसेस हैं तो पानी और गैसेस मिक्स होकर अब नीचे हमारी अर्थ पर आते हैं, जिसको एसिड रेन बोलते हैं। क्योंकि अब ऐसे देखो, SO2 हमारे एयर में था, वाटर आया, वाटर और Sa2 क्या बन जाएगा? H2SO4। नॉट डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन आई एम सेइंग, बट इनडायरेक्टली किसी तरीके से ये एसिड्स बन रहे हैं बेटा। जो केमिकल्स हैं वो पानी के साथ मिलकर एसिडिक बिहेवियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब एसिड अगर हमारे स्किन पर आ रहा है तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लांट्स उसी पानी को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो पानी ही जहर से भरा हुआ है, एसिड से भरा हुआ है। इसके साथ साथ बेटा इट ऑल्सो इफेक्ट्स मॉन्यूमेंट्स, इट ऑल्सो इफेक्ट्स बिल्डिंग। एसिड की वजह से इतना ज्यादा एसिडिक पानी होता है कि बिल्डिंग्स का सरफेस सड़ने लगता है, बिल्डिंग के सरफेस का कलर बदलने लगता है। सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक रेन। देखो, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जैसे कि CO2, SO2, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये रेन के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर रेन जो है वो अब एसिड बन के बरसती है। एक रफ रिएक्शन अगर तुमको मैं बताऊं तो H2O प्लस SO2 क्या बन जाएगा भाई? H2SO4। अब मुझे नहीं पता है कि केमिस्ट्री वाइज ये कितनी सही है या गलत है, बट यू कैन रफली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा होगा। पानी अब गैस के साथ मिलकर एसिड बन के निकल रहा है। ठीक है, डैमेज वेजिटेशन,
बेटा खेती बाड़ी वेजिटेशन को खराब करेगा, पुरानी बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स के पेंट को, आपने ताजमहल का केस सुना भी होगा, ताजमहल का सरफेस पीला पड़ रहा है बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन। फिश को हार्म करता है, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करता है, क्योंकि पानी इवेंचुअली या तो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में जा रहा है या फिर वाटर बॉडीज में फिल हो रहा है। देन अगेन पॉल्यूशन। नेक्स्ट इफेक्ट इज, देखो एक तो एसिड रेन अपने ने पढ़ा और दूसरा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट विंटर्स में किया गया था उन प्लांट्स के लिए जो कि सर्दियों में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, उनको ज्यादा हीट चाहिए होती है। तो हमें पता है कि अगर हम प्लांट्स के आसपास एक शेल्टर बना दे कांच से बना हुआ, तो हीट अंदर जाएगी और वो अंदर ही सीमित रह जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। बट हमारी अर्थ पे सच में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो गया। नेचुरली क्या होना चाहिए था, सनलाइट आएगी, रेज फिल्टर होकर हमारी अर्थ पे आएंगी और फिर बेटा सन देकर एनर्जी देकर वापस भी चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक। बट हमारी गैसेस जो अर्थ पे अब ज्यादा अमाउंट में हो गई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दीज आर टू मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सी है, CO2 एंड CH4। इन्होंने एक कांच की परत की तरह काम किया और हीट एनर्जी को वापस नहीं जाने दिया, हीट एनर्जी को हमारे एटमॉस्फेयर में ही समेट कर रख लिया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। यानी कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर ही बदल गया बेटा। अर्थ के टेम्परेचर में चाहे स्लाइट चेंज आया हो, बट आप देख रहे हो कि स्लाइट चेंजेस की वजह से ही कितनी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। समय से अब कोई भी क्या हम सीजन देख पाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बारिशें होती हैं तो इतनी ज्यादा हो जाती हैं और या फिर लेट होती हैं या कम होती हैं। विंटर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा या तो ठंड होगी या फिर ठंड, मतलब तुम देख रहे हो ना, देयर आर सीजनल डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो हमारा जो रिवर का वाटर लेवल है, वाटर बॉडीज का वाटर लेवल है, वो नॉर्मल से काफी ऊपर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ जाते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है ना, ताकि जिसकी वजह से बेसिकली सोलर रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह गई हैं। CO2 और CH4 जाने ही नहीं देते हीट को वापस, ठीक है, सोलर रेडिएशंस को वापस। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन था बेसिकली टॉपिक, बट ओजोन लेयर के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है यहाँ पर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा, एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट नीचे। ये कुछ 5 किलोमीटर जितनी थिक होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में फाउंड होती है ना, फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। देन हाउ इट इज फॉर्म्ड, एक्चुअली रेडिएशन से, यूवी रेडिएशन से ऑक्सीजन टूट जाता है O+O में। अब ये जो अकेला ऑक्सीजन घूम रहा है, ये बचे हुए O2 के साथ रिएक्ट करके O3 बना लेता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, ऐसे ओजोन लेयर बनती है। O2 यूवी लाइट की वजह से पहले टूट गया नेसेंट ऑक्सीजन में और फिर उसने कंबाइन कर लिया और O3 बना लिया ओजोन। ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। बेनिफिट्स क्या है बेटा इसके, इट एक्ट्स एज नेचुरल सनस्क्रीन, ठीक है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल UV रेज, फॉर एग्जाम्पल UVB रेज, है ना, फॉर एग्जाम्पल UVB रेज, तो हार्मफुल UV रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है, आओ लिख लें यहाँ पर। ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से फिल्टर नहीं हो रही है हमारी UV रेज, डायरेक्टली आ रही है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से स्किन कैंसर देखने को मिलेगा, है ना, स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, एनिमल्स का इम्यून सिस्टम वीक, और क्या होगा, इफेक्ट्स वेजिटेशन, क्रॉप को डैमेज करेगी, क्रॉप्स को डैमेज करेगी, चलो वो तो एक ही बात हो गई, इफेक्ट करता है। और बेटा लास्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसलिए क्योंकि यूवी रेज है, यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल बेटा, ये भी हमारे डीएनए के अंदर जाके सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकती है। तो जब भी डीएनए तक कोई रेज पहुंच रही है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दो, है ना, बैन ऑन
CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये थोड़ा कम डैमेज करेंगे बेटा, बट CFCs आर वेरी हार्मफुल। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिससे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर सकते हैं और ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। लेटेस्ट स्टडी ये भी कहती है कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी उसको हमने कहीं ना कहीं सक्सेसफुली कवर कर लिया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक 1986 में आई गेस ये लॉ निकाला था, एक एग्रीमेंट निकाला था जिसमें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर देंगे, एंड इट हैज़ समवेयर हेल्प्ड अस आउट। कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिली है। आखिर और ज्यादा डिप्लीशन इंक्रीज नहीं हो रही है और जो सरफेस थिन हो गया था ओजोन लेयर का वो फिर से रिकवर भी कर रहा है। ठीक है जी, ओजोन लेयर डिप्लीशन डन। नाउ देयर आर सम ऑफ द नॉर्म्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ वेहिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे सिस्टम ने, हमारे व्हीकुलर स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि हम ना पॉल्यूशन चेक करते हैं। आपने भी सुना होगा गाड़ी का पॉल्यूशन चेक होता है, तो हर गाड़ी कितना पॉल्यूशन दे सकती है वो चेक किया जाता है। उसके कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं। नॉर्म्स देखो कैसे हैं। अच्छा, वो नॉर्म्स हमने यूरोप से सीख कर अपने इंडिया में अप्लाई करे हैं। जैसे देयर इज भारत स्टेज 6, ठीक है, BS बोलते हैं, BS मतलब भारत स्टेज। सो भारत स्टेज 6 जो है वो 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट हो गया था। BS6 is the most advanced emission standard for automobiles and is equivalent to Euro 6 norms। मतलब ये नॉर्म्स क्या कहते हैं बेटा, एक चेक रेट लग रहा है कि आपकी गाड़ी कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकती है, कितना अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एमिट कर सकती है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है पैराग्राफ अपने को, बट इट इज वेरी इजी। इसका बेसिक समझो कि इट इज टेलिंग अस कि कितना एमिशन हम करा सकते हैं। नए जो क्या होता है, नए नॉर्म्स भी बनते रहते हैं बेटा, ठीक है। चलो, अच्छा, इट इज डिफरेंट फॉर 2 व्हीलर्स, डिफरेंट फॉर 3 व्हीलर्स, डिफरेंट फॉर 4 व्हीलर्स, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। लास्ट इज योर स्वच्छ भारत अभियान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत अभियान से काफी बार क्वेश्चन आता है। स्वच्छ भारत अभियान रिसेंटली एक अभियान चालू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर कौन पैदा हुआ था? महात्मा गांधी, ऐसे याद रखना उनके दिन। 2014 में ये अभियान लॉन्च हुआ था जिसमें हर गली, हर सड़क को साफ रखने की कसम खाई गई थी। बहुत सारे लोगों ने, NGOs ने वॉलंटियर किया था, है ना। अब आप देखते भी हो कि हमारा जो इंडिया है वो साफ रहता है, जगह जगह आपको वॉशरूम्स दिखते हैं। और बेटा यहाँ पर वॉशरूम्स बनाए गए थे इन रूरल एरियाज। इस प्रोग्राम के अंदर ये भी शामिल था। पहले तो देखो, स्ट्रीट, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का क्लीन रहेगा। और जो ओपन डेफिकेशन है, लोग जो खुले में शौच करते हैं ना, उस पर मूवी भी आई है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार की, तो वो उसी पर इंस्पायर्ड है। तो इसका गोल एक ये भी था कि ओपन डेफिकेशन फ्री ODC इंडिया बनाया जाएगा और बहुत सारे टॉयलेट्स बनाए जाएंगे रूरल इंडिया में, ठीक है। एंड इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी किया गया to achieve efficient solid and liquid waste management system. So this was all about Swachh Bharat Abhiyan, Clean India. दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा। अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये बहुत ही क्रिस्प वीडियो इसलिए बनाई जाती है। इस वीडियो के अंदर हमने सारे हाइलाइट्स पढ़ लिए हैं। कौन से हाइलाइट्स है? लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट एयर पॉल्यूशन में आपने जो 10th में नई बात पढ़ी है वो आपने पढ़े हैं गैसियस पॉल्यूटेंट्स के नाम। वो आपने पढ़ा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं, एयर में या सरफेस पर रह जाते हैं। और हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी हैं? देयर इज SO2, देन कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड CO2 इनसे तो कम हार्मफुल होती है, बट ज्यादा अमाउंट में CO2 भी हार्मफुल है। फिर साथ में आप ऐड कर सकते हो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि NO2। सो दीज आर सम बहुत ही हार्मफुल गैसेस। एयर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम वाटर पॉल्यूशन पर है। वाटर पॉल्यूशन के आपने सोर्सेज देखे कि वही इंडस्ट्रीज, है ना, पेस्टिसाइड्स अगर वॉश ऑफ करके वाटर बॉडीज में जा रहे हैं, सो वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपने देखा। एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स भी देखे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा लो और देयर आर स्क्रबर्स या फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगा लो जो कि ऑटोमोबाइल से हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करके बाहर निकालेगा, और वो फिल्टर्ड गैसेस को हम फिर देख लेंगे। CO2 से बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं तो हम बच सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने यूट्रोफिकेशन देखा। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सीवेज, गटर का पानी वाटर बॉडीज़ में डाल रहे हैं, वो जो गटर के अंदर सब्सटेंसेस आए हैं ना, वो बैक्टीरिया का फूड होता है। तो बैक्टीरिया वहाँ बहुत ज़्यादा आके ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और सारा डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं, CO2 बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब होती है। देन ऑल्सो बायोमैग्निफिकेशन वी कैन स्टडी फ्रॉम दिस चैप्टर, जैसे वो पेस्टिसाइड है DDT, अगर वो थोड़ी सी भी मात्रा में पानी में आता है, धीरे धीरे करके फूड चेन में आकर लास्ट तक वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है, जिसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, सीवेज को क्लीन करके फिर पानी डालेंगे हम हमारी वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है। देन नॉइज पॉल्यूशन के आपने क्या मेजर्स देखे, कैसे कंट्रोल करना है, लाउड स्पीकर्स नहीं लगाएंगे, हॉर्न्स खाम का नहीं ब्लो करने हैं, ठीक है। देन ठीक है, ऐसे आसपास एरियाज में, रेजिडेंशियल एरियाज में हॉर्न को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद कौन सा था हमारे पास, रेडियो एक्टिव या फिर रेडिएशन से जो हार्मफुल वेस्ट आ रहे हैं, तो रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट्स आपने पढ़े, उसके बाद आपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। देन और कौन सा है, सॉइल पॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पर शिफ्ट कर सकते हैं, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो यूज कर रहे हैं उसको काफी कम कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 आवर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। एंड लास्ट में आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में देखा, क्या होता है, 3 हार्मफुल इफेक्ट्स जो मेजरली इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, विच इज ओजोन लेयर डिप्लीशन एक कंसर्न है, एसिड रेन एक कंसर्न है, देन उसके बाद थर्ड वाज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो उसके अराउंड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, दिस वाज ऑल अबाउट द माइंड मैप। बाय बाय, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।